नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जिसका बस नाम लेने से ही ना लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भांगड़ फोर्ट। लेकिन आज हम उन घिसी पिटी भुताहा कहानियों को साइड में रखेंगे और उस असली इतिहास की गहराई में उतरेंगे जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई का वो फेमस बोर्ड तो सबने देखा ही होगा, जो कहता है कि सूर्यास्त के बाद अंदर जाना सख्त मना है। पर कभी सोचा है आखिर 9000 से ज्यादा घरों वाला एक हंसता खेलता बिल्कुल जिंदा शहर रातों रात एक खंडर में कैसे तब्दील हो गया? यही तो इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य है। तो सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, भांगड़ के उन मशहूर मिथकों की। सदियों से ना यहाँ दो कहानियां बहुत सुनाई जाती हैं। एक है तांत्रिक सिंधिया की, जिसका काला जादू राजकुमारी रत्नावती पर चला नहीं तो उसने आखिरी सांस लेते हुए पूरे शहर को श्राप दे दिया। और दूसरी कहानी है बाबा बालूनाथ की। उनकी एक छोटी सी शर्त थी कि इस किले की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। नियम टूटा और शहर बर्बाद। सुनने में एकदम किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा लगता है ना? लेकिन अब आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। इतिहास के पन्नों को अगर पलटकर देखें तो राजकुमारी रत्नावती या उस तांत्रिक के होने का एक भी ठोस सबूत नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। सच्चाई दरअसल इन जादू टोनों और श्राप से कहीं ज्यादा भयंकर थी। असली वजह थी सूखा और युद्ध। आइए समझते हैं इस शहर के सुनहरे दौर को। खंड 2 में एक समृद्ध राजपूत शहर। बात है साल 1573 की। आमेर के राजा भगवंत दास ने इस शहर को अपने बेटे माधो सिंह के लिए बसाया था। और माधो सिंह कोई आम इंसान नहीं थे, वो मुगल बादशाह अकबर के बहुत करीबी जनरल मान सिंह के छोटे भाई थे। तो सोचिए, ये कोई मामूली किला नहीं बल्कि एक बेहद ताकतवर राजपूत ठिकाना था। जब ये शहर अपने शिखर पर था, यहाँ 9000 से भी ज्यादा घर थे। एक बार दिमाग में इसका चित्र बनाइए। एक विशाल 7 मंजिला शाही महल, एकदम ग्रैंड गोपीनाथ मंदिर और ऐसे खचाखच भरे बाजार जहाँ पूरे राजपूताना के व्यापारी आते थे। हजारों की तादाद में लोग, मंत्री, व्यापारी, मतलब ये एक पूरी तरह से जिंदा और धड़कता हुआ मेट्रोपोलिस था। अब आते हैं खंड 3 पर, राजनीतिक बदलाव और आक्रमण। इस शहर का अंत किसी एक रात में नहीं हुआ था। भांगड़ की दरअसल एक धीमी मौत हुई थी। 1573 में शहर तो बस गया, पर 17वीं सेंचुरी आते आते माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने अपना ध्यान एक नए किले अजबगढ़ पर लगा दिया। ध्यान हटा तो भांगड़ की चमक भी फीकी पड़ने लगी। फिर 1720 में राजा सवाई जय सिंह ने हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। पर असली तबाही वो तो आनी अभी बाकी थी, और उसका जिक्र आता है साल 1783 में। आगे बढ़ते हैं खंड 4 की तरफ, विनाशकारी चालीसा, अकाल। इस पूरे इतिहास का असली विलन। साल 1783, जिसे विक्रम संवत 1840 भी कहते हैं, उस साल ऐसी भयंकर आपदा आई जिसके आगे कोई जादू, कोई किला नहीं टिक पाया। असामान्य एल नीनो के कारण भयंकर स्थितियां पैदा हुईं। राजस्थान, जहां पहले से ही पानी की कमी रहती है, वहां पड़ गया चालीसा अकाल। इस एक आपदा ने भांगड़ की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। इस सूखे का असर इतना खौफनाक था कि लोग बूंद बूंद पानी और खाने के एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। लोगों को मजबूरन अपने घर छोड़ने पड़े। इतिहास बताता है कि उस दौरान पंजाब के दोआब क्षेत्र की आधी से लेकर 2/3 आबादी खत्म हो गई थी। सोचकर देखिए कितना भयंकर मंजर रहा होगा। ऐसे में भांगड़ में जिंदा रहना असंभव था। जो बचे उन्हें हमेशा के लिए शहर छोड़कर भागना ही पड़ा। तो अब आते हैं 5वें और आखिरी खंड पर, लोक कथाओं का अस्तित्व। जब सच इतना सीधा है तो लोग भूताहा कहानियां क्यों मानते हैं? दरअसल एक तरफ है बहुत ही कड़वी और रैंडम सच्चाई, एक भयंकर सूखा जिसे प्रोसेस करना हमारे दिमाग के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ है एक मजेदार मिथक जिसमें एक क्लियर विलन है, एक श्राप है। हमारा इंसानी दिमाग ना ऐसी प्रॉपर कहानियों को जल्दी कैच करता है और लंबा याद रखता है। सूखे को लोग भूल जाते हैं, पर वो तांत्रिक की कहानी हमेशा याद रह जाती है। लेखिका अनुराधा गोयल की एक बहुत सटीक लाइन है यहाँ पे। जब किसी जगह के उजड़ने का असली कारण भुला दिया जाता है तो वक्त उसमें रहस्य की परतें जोड़ता जाता है, यहाँ तक कि उस जगह को भूतहा मान लिया जाता है। बिल्कुल यही भानगढ़ के साथ हुआ। आज के सोशल मीडिया और टूरिज्म के ज़माने में इन्हीं कहानियों को और हवा मिल गई है, क्योंकि सच थोड़ा बोरिंग लगता है और लोगों को बस थोड़ा थ्रिल चाहिए।
लेकिन रुकिए, इस पूरे पैरानॉर्मल डर के पीछे ना एक पक्का साइंटिफिक रीजन है। खंडरों के बीच से जब तेज हवा गुजरती है तो वो लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड पैदा करती है, जिससे अचानक से शरीर में डर और बेचैनी लगने लगती है। ऊपर से हमारे दिमाग की एक आदत होती है जिसे पैरिडोलिया कहते हैं, जिसमें अंधेरे या परछाइयों में अजीब अजीब चेहरे दिखने लगते हैं। और वो जो डरावनी आवाजें आती हैं वो किसी भटकती आत्मा की नहीं, बल्कि पड़ोस के सरिस्का टाइगर रिजर्व से आने वाले लकड़बग्घों यानी हाइनाज और तेंदुओं की आवाजें होती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि शुरू में हमने जिस एएसआई बोर्ड की बात की थी वो किसी भूत प्रेत से बचाने के लिए नहीं लगाया गया है, वो बस एक सेफ्टी वार्निंग है। किले की पुरानी दीवारें और पत्थर कभी भी गिर सकते हैं और 50 किलोमीटर दूर सरिस्का रिजर्व से आने वाले जंगली जानवरों का वहां सच्चा खतरा होता है। बस यही एक वजह है कि वहां रात को आना सख्त मना है और कुछ नहीं। तो चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल यहाँ पीछे छूट जाता है। आखिर सच में ज्यादा डरावना क्या है? किसी काल्पनिक तांत्रिक का झूठा श्राप, या फिर नेचर की विशाल ताकत के आगे हमारी सभ्यता का इतना कमजोर होना कि 9000 घरों का एक पूरा का पूरा हंसता खेलता शहर एक झटके में मिट्टी में मिल जाए? ये सोचने पर मजबूर तो जरूर करता है। सच्चाई जानना और इन असली तथ्यों को याद रखना बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।